हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो। आपका दिन बहुत 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 ज्यादा बढ़िया गया होगा और अमेजिंग गया होगा। तो सबका स्वागत और अभिनंदन इस अमेजिंग सेशन के अंदर, जहां बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, सीबीएसई ने ऑफिशियल अपना सैंपल पेपर अनाउंस कर दिया है और उसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन केमिस्ट्री पेपर का आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं अक्षर जोसेफ, आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर, आज आप लोगों के साथ में बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज हम सीबीएसई के सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबका स्वागत और अभिनंदन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेशन की शेयरिंग में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, जो भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक सही आंसर्स पहुंचने पाए और उसके साथ साथ में उन्हें सही एक्सप्लेनेशन जो है वो मिलने पाए। तो सबका स्वागत और अभिनंदन बच्चों। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की अमेजिंग क्लास को। तो जैसा कि आप सबको पता है, सीबीएसई का पैटर्न जो है, फॉर्मेट जो है वो बदल चुका है। अब सीबीएसई के पेपर में एमसीक्यू भी आते हैं। पहले के जमाने के अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे आज से 3-4 साल पहले के, तो वहां पर एमसीक्यू नहीं आते थे, लेकिन अब एमसीक्यू भी आएंगे। ठीक है, आपके शॉर्ट आंसर भी आ रहे हैं। सीबीएसई ने इस बार जो सैंपल पेपर दिया है उसमें इन्होंने कोशिश करी है ज्यादा अप्रोचेबल क्वेश्चंस देने की, कुछ ऐसे प्रश्न देने की जो ज्यादातर, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं अप्रोचेबल है, ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट थ्योरी नहीं पूछी गई है। अगर आपको थ्योरी आती है तब आप इसके अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, आप इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबका स्वागत और अभिनंदन के साथ में आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। जरा जनता ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय अ रिएक्शन। मतलब इथाइल क्लोराइड है, उसका अमोनोलाइसिस करना है। द अमाइन सो फॉर्म्ड विथ 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मतलब जो बनेगा आपका कंपाउंड, उसके साथ में एक और बार मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी। मतलब बेसिकली अमोनोलाइसिस दो प्रकार से आपको करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले वो करने के लिए कह रहा है जनता किसके साथ में, इथाइल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, अमोनोलाइसिस करेंगे तो जैसा कि आप सबको पता है, यहां पर सबसे पहले HCl को लेकर बाहर चला जाएगा और 1 डिग्री और बच्चों 1 डिग्री आपके पास में क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। अब उसके बाद में फॉलोड बाय 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड, इसकी वापस से अमोनोलाइसिस करने को कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं, है ना, अगर आप वापस से मिथाइल क्लोराइड के साथ में अमोनोलाइसिस करोगे तो वहां 2 डिग्री अमाइन बनेगा। जैसा कि आप सबको पता है, अमोनोलाइसिस में सारे डिग्री के अमाइन बनते हैं, तो सेकंड बार जब आप करोगे तब जाकर वहां पर फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री अमाइन का। और हिंसबर्ग रिएजेंट की यदि बात की जाए तो हिंसबर्ग रिएजेंट जब 2 डिग्री अमाइन के अंदर जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों जब 2 डिग्री अमाइन के अंदर जाता है, फिर वो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, अगर उस कॉम्प्लेक्स को आप KOH के सोल्यूशन में डालोगे या फिर NaOH के सोल्यूशन में डालोगे, KOH और NaOH दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, तब वो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है। तब वो बच्चों क्या बनाता है, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो KOH और NaOH के अंदर घुलेगा नहीं। तो ऐसा कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है, रिएक्ट। अच्छा, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पता हो बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड को कहते हैं। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने पूरा चैप्टर या फिर पूरा सिलेबस एक बार थॉरली रिवाइज करा हुआ है बच्चों, क्योंकि जब मैं वर्ड्स बोलूंगा, जैसे हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो रिएक्ट्स विद बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट व्हिच इज इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो इनसोल्यूबल होगा तो इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसके अंदर पाया जाता है, तो CH3F और CH3Cl की यदि मैं बात करूं तो यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है CH3Cl का। कुछ बच्चे बोलेंगे सर CH3F का क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं मेरे भाई, वहां पर रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो डाइपोल मोमेंट लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको पता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है हेलो एल्केन एल्वरीन चैप्टर में जब ये कंसेप्ट पढ़ाया था, म्यू बराबर Q इंटू डी। डी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बोले तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी निर्भर करता है। तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। अगला ये देखिए, मैंने बोला ना सीबीएसई ने इस बार कोशिश करी है एप्लीकेशन बेस, मतलब अप्रोचेबल क्वेश्चंस देने की। क्लियर बात है जनता। अब जनता ध्यान से समझना, मैच द फॉलोइंग। अब ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लर्न हो। खासकर ये जो क्वेश्चन है एफ ब्लॉक से उठाया गया, तो एफ ब्लॉक की जो बच्चे कहते थे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी या नहीं, उनके लिए ये है भैया क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे, एक्टोनॉइड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये आपको दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन Rn4f7 6d
7s2। तो ये अगर आप देखेंगे तो कॉपरनीशियम के बराबर आएगी, ठीक है। अब ये देखो लैंथेनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सीरियम जो है अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे, क्लियर बात है, तो उसके पास सिर्फ क्या बचेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो थर्ड जो है वो किससे मेल खा जाएगा, सीरियम से। और लैंथेनॉइड विच है 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी +3 के बाद में, तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद में लुटेशियम के बराबर होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखेंगे यहां पर A तो 3 जा रहा है, ठीक है, C 1 जा रहा है और B सेकंड जा रहा है, इसका मतलब A ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, और ये बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ये चेक करना है कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है और कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। क्लियर बात है बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है अगर ब्रांचेस ज्यादा होती है तो बॉन्डिंग वीक होती है, बॉन्डिंग वीक होती है, इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, ठीक है, तो ये सबसे कम है, इसका मतलब ये ब्रांच वाला कंपाउंड होगा, ठीक है, सही कह रहा हूं मैं। तो फर्स्ट जो है वो कौन होगा आपका, कोई ब्रांच वाला कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यहां पर दे रखा है 1 ब्रोमोमीथेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन दूसरा, ठीक है, गलत है। फिर चौथा मतलब 1 सबसे कम होना चाहिए, है ना, इसका 1 ब्रोमोमीथेन। अब ब्रोमोमीथेन तो सबसे कम है, आपको पता है, यहां पर अगर देखा जाए तो ब्रोमोमीथेन, अरे मेरे भाई ये सबसे कम है, तो 1 ब्रोमोमीथेन 1 ब्रोमोमीथेन 1 ब्रोमोमीथेन तो सब में ही गिवन है। फिर बात आ रही है इसकी, क्या कहते हैं, तो 1 पे तो 1 ब्रोमोमीथेन हो गया। फिर बात आ रही है इसकी सेकंड की, तो सेकंड अगर आप देखें तो सेकंड से मेल कौन खाएगा, है ना, 2 ब्रोमो, जिसमें ब्रांचेस ज्यादा है, ठीक है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्रांचेस जो है वो ज्यादा आ रही है, और ब्रांच ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के कंपैरिजन से कम होगा, ठीक है। फिर 3 2 ब्रोमोब्यूटेन, सही है, उसमें एक ब्रांच आ रही है, और 1 ब्रोमोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला विजुअली चैलेंज जैसा भी वैसा ही क्वेश्चन है जो उस डाटा में गिवन है। द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ आर फॉर द रिएक्शन इज, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट देता है तो उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन इतनी गिवन है, व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, अगर के की वैल्यू इतनी आ रही है। तो बच्चों हाफ लाइफ टाइम पीरियड आपको निकालना है यहां पर, क्लियर बात है, तो मैं बहुत ही तरीके से निकाल लूंगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है ये अब ऑर्डर जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ रही है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। अगर बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होगा वो मेरे भाई क्या होगा, 0.693 डिवाइडेड बाय के, 0.693 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर है ना, ये तो मैं फर्स्ट ऑर्डर का लिख रहा हूं, सॉरी बच्चों, जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, हाफ लाइफ का R0/2K। तो R0 की वैल्यू कितनी है इनिशियल, 4.62 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू के कितना है 2.31 इंटू 10 की पावर -2। तो ये 10 की पावर -2 से तो 10 की पावर -2 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 4.62 डिवाइडेड बाय 2.31 इंटू 2, 4.62 मेरे भाई एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो एक आंसर आ रहा है, इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लो। अगला सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लो। अगला, when C6H5COO is treated with H2O the product obtained is, है ना, यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो बेंजीन है बच्चों आपके पास में, C6H5 मतलब बेंजीन हो गया, ये रहा बेंजीन। फिर आपके पास में C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी क्या आ रहा है आपका CO और फिर CH3, इसका हाइड्रोलाइसिस करने को कह रहा है। अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करूंगा, है ना, तब क्या होगा, ये यहां से कट जाएगा मान लो, ठीक है, और यहां पर आपके पास में H+ और OH- टूटता है, यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा माइनस, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा।
अगर आप देखें तो एक यहां पर बनेगा बेंजोइक एसिड, देख लो, और एक बच्चों यहां पर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, बोले तो एक यहां पर बन जाएगा आपके पास में एसिटिक एसिड। तो एक बन रहा है बेंजोइक एसिड और एक बन रहा है इथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, अब यहाँ x और y की वैल्यू देखनी है बच्चों। आपको भी मैंने बताया जो काउंटर आयन है वही सिर्फ रिएक्शन करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कभी रिएक्शन नहीं करती। तो काउंटर आयन जितना है उतना प्रोडक्ट बनेगा। अब जनता ध्यान से देखो, जैसे CONH3 और बाहर 3 Cl- है, तो 3 Cl- है, इसका मतलब यहां रेशियो आपसे पूछ रहा है कितना आएगा, तो ये एक पूरा चला जाएगा और ये 3 का आ जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 1:3 का, देख लो। अगला, अब ये 1:1 आ रहा है, इसका मतलब बाहर एक ही Cl होगा और अंदर ये होगा, तो कंपाउंड क्या होगा, CONH3 फिर 4Cl2Cl, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा दिख रहा है, देखो y 1:1 आ रहा है और यहां पर देखो मैंने एज इट इज बनाया है आपका स्ट्रक्चर 1:3 आना चाहिए ना, तो 1:3 आ रहा है, ठीक है। और यहां पर देखो सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, CONH4Cl2Cl और यहां पर 1:3, तो इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा डी ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, किसके अंदर सारे के सारे पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो इसके अंदर किसमें से बीटा डी ग्लूकोज है वो मोनोसेकेराइड होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं बीटा डी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है सेल्यूलोज का, ठीक है। सेल्यूलोज जो है जो प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है उसका वो एक पॉलीसेकेराइड आप सब जानते हैं, तो उसका जो मोनोसेकेराइड है वो होता है बीटा डी ग्लूकोज, और वही पूछा है किसका है, तो सेल्यूलोज का है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बच्चों पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब बढ़ेगी, मुझे एक बात बताओ, पैरामैग्नेटिज्म क्यों आता है, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि वहां पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी बढ़ जाएगा। तो आपको तो ये चेक करना है कि किसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर आप चेक करोगे तो Mn+2 ये 3d5 आएगी कॉन्फ़िगरेशन, तो D5 आ रही है, D5 मतलब पांचों के पांचों अनपेयर है, तो ये तो बढ़िया बहुत ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर Fe+2 4 होंगे, Cr+3 2, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट, ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये रही। द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, क्लियर बात है, इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बच्चों एक चीज जो मैंने ग्राफ बनाते समय भी बताई थी फर्स्ट ऑर्डर की, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, तो यहां पर कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, आपको बस कहना था इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती बच्चों, हमेशा याद रखना, क्लियर है। चलिए 99.9% तक तो हो जाएगी, लेकिन वो 0.1% भी कभी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एन एनिलीन इन द लैब, शी टुक अ कंपाउंड X एंड रिड्यूस इट टू गिव अ प्रेजेंस ऑफ Ni, मतलब एनिलीन बना रही है और रिडक्शन करवा रही है। तो सोचो जरा किसका रिडक्शन किया होगा, तो एक बहुत फेमस रिडक्शन है, वो है नाइट्रो का रिडक्शन। तो नाइट्रो का जब कभी भी रिडक्शन होता है निकल की प्रेजेंस में, तो बच्चों वहां पर याद रखना हमेशा फॉर्मेशन किसका होगा, आपका एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिलम, बच्चों ये अमोनियन डेरिवेटिव की रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल अमाइन की। तो अमोनियन डेरिवेटिव यही सोच लो कि कौन से चैप्टर में पढ़ाई गई है, तो ये पढ़ाई जाती है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो अमोनियन डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन देते हैं और एक ऑक्साइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों यहां पर एक कीटोन नजर आ रहा है, वो कौन सा है, ए, ये रहा। हाइड्रोक्सिल अमाइन बोले तो NH2OH, ऐसे यहां से ये निकल जाएगा, ये बन गया है आपका ऑक्साइम, देख लो।
अगला ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग का है, ठीक है। देखिए MnCl6 -3 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सही बात है। while MnCl6 -3 हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, सही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, समझ रहे हो, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या करा देगा बच्चों, पेयरिंग करवा देगा। ये वीक लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाता है, जिसके कारण यहां ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और यहां कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये सही बात है। MnCl6 -3 is an inner orbital complex involving D2sp3 hybridization. On other hand, MnCl6 -3 is an outer orbital complex involving sp3d2 hybridization. हाँ तो सही है ये भी, लेकिन एक चीज सोचो, है ना, यहां पर मैग्नेटिक नेचर की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक नेचर की बात हो रही है और यहां पर अलग ही बात होने लग गई, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की बात हो गई। तो चारों ऑप्शन में देख के बताइए क्या राइट होगा। असेशन मेरे हिसाब से सही है, लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं जा रहे हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। सॉरी बच्चों, तबियत खराब है ना। अब चलिए बताइए, तो स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करवा रहा है। अब यार वो मैंने बता दिया, असेशन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन, तो बी यहां पे राइट है। अगला ये आपके पास में डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन दे रखी है, लेकिन 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 मेरे भाई, डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन को ये होती है, ठीक है, या फिर अगर आपको हो तो हाफ की जगह आप √c भी लिख सकते हो। ये होती है डी बाय हक्कल ऑन सागर। यहां तो ये दे रहा है यार, ये तो गलत है, तो असेशन ही फॉल्स हो गया है। रीजन पढ़ते हैं, द वैल्यू, अच्छा असेशन फॉल्स, ऐसा एक ही यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है, वो है ये रहा, तो पहले यही आप इसको टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली राइट होगा ही होगा। अगला, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, क्लियर बात है। ग्लूकोज ये क्या कहते हैं, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3, ठीक है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पायरेनोज रिंग, ठीक है। तो अब देखिए, ऊपर वाली चीज वापस से क्या है, अलग, और नीचे वाली चीज वापस से क्या है, अलग। तो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। हाँ भैया, सिंपल सी बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे से लिंक ही नहीं कर रहे, एक नॉर्थ बोल रहा है, दूसरा साउथ बोल रहा है, ठीक है। द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, गलत है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर का मेरे दोस्त, R0/2K, तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना कंसेंट्रेशन पे, तो ये तो असेशन ही फॉल्स हो गया, तो असेशन फॉल्स पे तो सिर्फ डी टिक करोगे, समझ रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं सीबीएसई ने। अब आता है सेक्शन बी, मतलब शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर है तो आप 2 से 3 लाइनों के अंदर इसको खत्म, 2 लाइन मिनिमम इसको अंदर लिखकर खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, नाइट्रोजन गैस इज सोल्यूबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293, द वैल्यू ऑफ KH इज, ये रही KH की वैल्यू। हाउ वुड द सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन द सेम एट अ टेम्परेचर 293, है ना। अब देखो टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहा है, क्लियर बात है, और KH राइजेस टू दिस। अब KH बढ़ रहा है, आपको पता है हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर बराबर KHX, मेरे भाई सल्यूबिलिटी जो होगी वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो अगर KH बढ़ रहा है ना, तो सल्यूबिलिटी तो कम ही होगी, ठीक है। सल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
नाइट्रोजन गैस बिकम लेस सोल्यूबल, ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, मैंने भी तो यही कहा, क्लियर बात है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर मिक्स टू फॉर्म एजोट्रोपिक मिक्सचर। अब पहली बात तो एक कैसा एजोट्रोपिक मिक्सचर बना रहे हैं, है ना, तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एक नेगेटिव डेविएशन बनाते हैं, और नेगेटिव डेविएशन हमेशा मैक्सिमम, नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाती है। अगर मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर बना रही है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर सो ऑब्टेन विल बी हायर देन द एक्सेप्टेबल, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे क्लोरोफॉर्म का 61.2 है, एसीटोन का 56 है, इन दोनों को मिक्स कर कर ज्यादा आएगा, तो ज्यादा कितना आ रहा है 64, ये इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अ सोडा बॉटल विल गिव अ फिज फास्टर देन श्रीनगर देन टू दिल्ली। अब आपको पता है श्रीनगर ऊपर है ना, हाइट पर है, तो हाइट पर है तो आप वहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि वहां हेनरी लॉ फॉलो होगा, श्रीनगर जो है वहां पर जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या है, कम है, तो प्रेशर कम है तो सल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो गैस ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना मेरे भाई सल्यूबिलिटी के। तो ऊपर प्रेशर कम है तो सल्यूबिलिटी कम है, सल्यूबिलिटी कम है तो गैस नहीं घुल रही है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो फिज ज्यादा आएगी ना, क्लियर बात है, इसीलिए फिज ज्यादा आएगी। हाउ डज द शुगर हेल्प अस इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ? शुगर एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है बच्चों, तो शुगर जो है वो एक गुड प्रिजर्वेटिव है, यहां पर भी ये लिखाया गया है, देखो प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, क्लियर बात है, एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, तो इसलिए वो इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहां पर भी आईयूपीएसी नेम आपको देना है, आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, ये रहा एक कंपाउंड, क्लियर बात है, तो यहां पर इसका आईयूपीएसी नेम दोगे तो पोटेशियम डाइएक्वा डाइऑक्सैलेटो, क्लियर बात है, क्रोमेट, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा 3, और बाहर क्या आ जाएगा हाइड्रेट, क्योंकि बाहर पानी है तो पानी को क्या कहते हैं, हाइड्रेट ही तो कहोगे। नेम द मेटल, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाकर रखता है, आयरन। विटामिन B12 में कौन बनाकर रखता है, कोबाल्ट। चलिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द सेल। अब देखो इसको ढंग से देखो, अगर मेरे भाई आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर X माइनस बन रहा है। अब X माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी, ठीक है, यहां पर इसका तो क्या हो रहा है Y, और यहां पर X प्लस, तो X प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा X, मतलब X का तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है दोस्त, और यहां पर Y जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऐसे बनेगा, तो Y का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिप्रेजेंट में इधर सॉल्ट ब्रिज के ऑक्सीडेशन वाला लिखते हैं, तो Y+2 और Y X प्लस और X माइनस देख लो। आयंस आर द कैरियर ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, तो नेम ऑफ द करंट है ना, सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन करता है, आयंस करते हैं, K प्लस और OH माइनस मैंने आपको बता रखा है। राइट द सेल रिएक्शन टेक प्लेस, क्लियर बात है, एट एनोड, तो मेरे भाई एनोड मतलब ऑक्सीडेशन वाला, तो ऑक्सीडेशन तो अभी हमने घोषित किया है, कौन है, Y वाला, तो Y वाला जिसका ऑक्सीडेशन मैंने लोन से याद करवाया था, तो इसका मतलब जहां कहीं पे भी ऑक्सीडेशन होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, एक बहुत अच्छा एनोड होगा, तो यहां पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ऐसा ही यहां पर है अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस एनी टू, कोई भी दो कर सकते हैं, मैंने तीनों का आंसर दे दिया आपको, CH3CH2 Br प्लस KCN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और यहां पर K Br को लेकर बाहर चला जाएगा, साइनाइड डायरेक्ट अटैक करेगा, तो ये मेजर हो गया, कुछ मात्रा में, क्योंकि एक एम्बिडेंट लिगेंड है तो कुछ मात्रा में दूसरी साइड से भी अटैक कर कर माइनर प्रोडक्ट NC दे देगा। अब ये है, ये मार्कोनिकॉफ रूल है, क्योंकि डबल बॉन्ड और HBr है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो यहां पर नेगेटिव पार्ट कौन होता है, Br माइनस, कहां चला जाएगा यहां, तो मेजर प्रोडक्ट तो ये वाला होगा, लेकिन माइनर प्रोडक्ट यहां पर भी जा सकता है, देख लो CH3CH2 Br, और मेजर यहां बीच में अटैच हो गया। एल्कोहलिक KOH, मेरे भाई एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, तो सेडजेफ रूल के हिसाब से तो मेजर प्रोडक्ट आता है, ठीक है, तो यहां पर यहां से जाएगा Cl और यहां इन दोनों के बीच आएगा डबल बॉन्ड, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया।
और अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर बात है, इस तरीके से आपको देखना है। अगला, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, है ना, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इट्स पोजीशन, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट फॉर योर आंसर। क्लियर बात है बच्चों, फटाफट करके बताओ। चलिए, carbonyl group is present in glucose aldehyde ketone and the C1 atom. Glucose get oxidized by the 6 carbon carboxylic acid with COH. ठीक है, ध्यान से समझना। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज कंफर्म्ड इट्स रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन इट्स पोजीशन। एल्डिहाइड प्रेजेंट है तभी तो COH दे रहा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है तभी तो COH दे रहा है, तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ना, क्योंकि नॉर्मल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर अल्कोहल होता तब तो स्ट्रॉन्ग डालना पड़ता, तो ब्रोमीन वाटर तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे भी ऑक्सीडाइज होकर COH दे रहा है, इसका मतलब वहां एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट, सेक्शन सी, ये थोड़े 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो या तो ये हो सकता है इन लोगों ने, है ना, पार्ट्स में दिए हो, और अगर पार्ट्स में दे रखे हैं तो आपको पार्ट्स में ही आंसर देना है, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो बच्चों यहां पर आपको बड़ा क्वेश्चन है तो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। क्या बोला मैंने? अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, क्योंकि यार बात जो है वो 3 मार्क्स की है। ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग बिटवीन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन कह रहा है, ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड बोले तो CuCl2, तो जाहिर सी बात है वहां पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कॉपर बनेगा, और Cl वहां पर जाके जुड़ जाएगा, तो Cl जुड़ेगा एनोड पर। सबसे मजेदार बात तो यहां पर यह है कि इन्होंने सोल्यूशन नहीं बोला। सोल्यूशन बोलता तो H2O और कॉपर क्लोराइड दोनों होता, तब OH यानी ऑक्सीजन डिपॉजिट होता, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जाके डिपॉजिट होता है। लेकिन ये वालों ने, CBSE वालों ने सैंपल पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन नहीं लिया है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है। तो अगेन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर और दूसरा सल्फेट, तो एक जगह तो कॉपर इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, सल्फेट दूसरी जगह इकट्ठा होगा, लेकिन सल्फेट कभी अकेला इकट्ठा नहीं होता है बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर इकट्ठा होता है। तो हालांकि अगर आप देखें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन ये बन जाएगा H2O8। अगला कह रहा है क्लोरोस लॉ लिखो, किसके लिए? Al2SO4 के लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। तो ये तो रनिंग क्लास में लिखाया था कि Al2SO4 चार्ज कितना आएगा, जो भी चार्ज आएगा, जैसे अब Al2SO4 को अगर आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2, तो यहां पर ये डिपॉजिट हो जाएगा, तो 2 लैम्डा नॉट m Al प्लस 3 लैम्डा नॉट m SO4 माइनस 2। अगला, अकाउंट द फॉलोइंग, द लोएस्ट ऑक्सीडेशन ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड हाईएस्ट इन एसिडिक। अब इससे क्या होता है? ठीक है, लोएस्ट ऑक्साइड है ट्रांजिशन मेटल का इज बेसिक एंड हाईएस्ट इज एसिडिक। तो ये बात तो हमें भी पता है कि अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा? कम। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है बच्चों, तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि वो बेसिक होता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमने उतना लिखा भी रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगी। ये कम ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसमें कम एसिडिटी है। क्रोमियम इज हार्ड मेटल व्हाइल मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। क्रोमियम जो है वो हार्ड मेटल है और मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड मेटल है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और मेरे दोस्त अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं कर पाता, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो वो प्योर मेटल भी तो नहीं हुआ। हार्ड तो मेरे दोस्त मेटल्स होते हैं, तो इसलिए वो मेटेलिक नहीं होता। क्रोमियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो करेगा मेटेलिक बॉन्डिंग।
समझ रहे हैं आप, तो इसलिए हार्ड है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। तो 3D के बाद में क्या आता है 4D, और फिर 4D के बाद 5D। अब इन दोनों की साइज जो है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इन दोनों की साइज जो है दोस्तों वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। और सेम होने के कारण आप ऐसा कह सकते हैं कि जब साइज ही सेम हो गई तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी तो सेम ही जाएगी, तो इसमें इसलिए उसमें इतना वेरिएशन आपको देखने को नजर नहीं आता। अगला, कंप्लीट द रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन दे दिया है इसने, कोई बात नहीं। गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन पैरा नाइट्रोटोलुइन अंडरगो इटार्ड रिएक्शन। तो पैरा नाइट्रोटोलुइन तो नाइट्रो पे लगा दो और टोलुइन मतलब CH3 हो गया। इटार्ड रिएक्शन है तो इटार्ड रिएक्शन तो डायरेक्ट CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देगी। ये मेरे भाई रिएक्शन हो गई। इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 बोले तो क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, ये बात भी आपको लाखों करोड़ों बार बता रखी है। Why does benzoic acid exist in dimer in an aprotic solvent? क्योंकि बेंजोइक एसिड है ना बच्चों, तो बेंजोइक एसिड में वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग। अगर पानी आ जाता तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन इसलिए एप्रोटिक बोला है, मतलब उसके अंदर कोई भी सॉल्वेंट नहीं है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर मतलब एक बेंजोइक एसिड दूसरे बेंजोइक एसिड के साथ में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसके कारण ये डाइमर बना पाता है। डाइमर मतलब दो बेंजोइक एसिड हमेशा साथ में मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट AlCl3 फॉर्म टोलुइन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड अगर एक्सपेक्टेड आउटकम इफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड आ जाएगा तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। आप सबको पता है मेरे दोस्त कि यहां पर बेंजोइक एसिड है और फिर कह रहा है AlCl3 का मामला सेट कर दो। AlCl3 यहां पर काम करता है लुईस एसिड की तरह मेरे भाई, और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाएगा जहां रेजोनेंस इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा। रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा तो इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से अटैच नहीं होगा, तो बेसिकली एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करने लग जाता है। क्लियर बात है बच्चों। नेक्स्ट, an organic compound X does not undergo aldol condensation, does not undergo aldol condensation मतलब वो कैनिजारो में जा रहा है, और कैनिजारो में कौन जाता है, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो बेंजेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। However, X with compound Y in presence of strong base, ठीक है, ये बना रहा है 1,3 डाइफिनाइल प्रोपेन 2 in 1 on, तो इसका एल्डोल ही करना है बेसिकली। तो यहां पर अगला स्ट्रक्चर है एसिटोफिनॉन। अब यहां क्रॉस एल्डोल होगा, तो क्रॉस एल्डोल में आप सबको पता है यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये देखो ये एज इट इज बन रहा है 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। क्लियर बात है जनता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, राइट अ केमिकल रिएक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन X एंड Y। तो बच्चों ये अगर आप देखें तो एल्डिहाइड है और ये अगर आप देखो तो कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो, टॉलेंस लगा दो, टॉलेंस टेस्ट लगा दो। एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा और वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, मतलब सिल्वर मिरर कलर आएगा बेंजेल्डिहाइड में और उसके अंदर सिल्वर मिरर कलर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अगला, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड फॉर्म व्हेन 2 अमीनो एसिड फॉर्म। क्लियर बात है। तो जब जैसे ग्लाइसिन और एलेनिन आपस में मिले तो यहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो यहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्रिएटिन, इंसुलिन, मियोसिन आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, ये एग्जांपल है बच्चों किसके, फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जांपल है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज क्रिएटिन, इंसुलिन, तो ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो दोनों की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फाइब्रस पानी में सल्यूबल नहीं होते, ग्लोबुलर जो है वो पानी में सल्यूबल होते हैं। अगला, नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, देखिए केस स्टडी के साथ साथ में भी सीबीएसई ने इस बार क्या किया है,
सीबीएसई ने इस बार जो बीच के क्वेश्चन है उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग डालने की कोशिश करी है। हालांकि है बहुत सिंपल कि नीता जो है वो अल्कोहल को गर्म कर रही है, तो वो दो अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म कर रही है, एक कर रही है 140 पर और एक कर रही है 180 पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है हाई टेम्परेचर पर एल्कीन बनता है और लो टेम्परेचर पर जब अल्कोहल को गर्म करोगे तो मेरे दोस्त ईथर बनता है। ठीक है, तो 140 पर तो इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन होगा और यहां पर एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। देख लो किस पे, हाँ सॉरी इसके अंदर है ना, हाई टेम्परेचर तो 180 वाला है ना, तो यहां एल्कीन बन जाएगा इथीन और कम टेम्परेचर पर 140 वाले पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला, वेरियस आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स विद जनरल फॉर्मूला C4H9 undergo hydrolysis reaction. Among them a compound A is most reactive towards SN1. बच्चों SN1 का अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछूं तो क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसका मतलब जो C4H9Cl का जो 3 डिग्री वाला आइसोमर है वो A है। तो 3 डिग्री वाला आइसोमर जाहिर सी बात है ये होगा, जनता ध्यान से समझ लो, ऐसा बनेगा CCH3 3 बार और Cl इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने पहचान लिया CH3C, Cl 3 बार। अगला, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बच्चों आपको। ठीक है, निकाल लोगे? चलिए, तो यहां पर बच्चों आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इसके लिए मैं 1000 बार आपको यहां पर फॉर्मूला बता चुका हूं, ये फॉर्मूला लेना है। तो यहां पर n की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 6 आ रही है, अगर आप नेट वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू 6 आ रही है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो E सेल तो कितना हो जाएगा 0 और E0 सेल भी बच्चों यहां 0 आ रहा है, तो आप आराम से निकाल लोगे यहां पर वैल्यू। ठीक है, जो कि कितनी आएगी है ना, E0 ही निकालने के लिए कहा है क्या, सॉरी ये आया 1.8। और फिर आपसे कहेगा व्हाट विल बी द E0 फॉर द हाफ। Sn का देखे रखा है, एल्यूमिनियम का निकालना है, तो Sn का अगर आपको पता है तो एल्यूमिनियम का तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि ये जो E0 सेल है ये आपका यहां से आ चुका है, तो यहां से आप निकाल दोगे। अगला सेक्शन डी है ना, अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी है ना, क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। डिपेंडेंस ऑफ, एक बार इसको ढंग से पढ़ लो फटाफट करके। चलिए, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द आउटर फैक्टर इज मोस्ट जनरल मेथड, अनसुटेबल मैकेनिज्म। द टर्म मैकेनिज्म मीन्स ऑल द इंडिविजुअल कोलिजन एंड एलिमेंट्री प्रोसेस इन्वॉल्विंग, क्लियर बात है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ये आपने इसको पूरा बता रखा है। तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें काम की बात पता है सिर्फ इतनी सी है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, क्लियर बात है। तो यहां से आप इसका रेट लॉ निकाल सकते हो। ठीक है, रेट लॉ कितना हो जाएगा, रेट इज बराबर H2 और स्क्वायर रूट है तो ब्रोमीन की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट मतलब ब्रोमीन की पावर कितनी होगी, हाफ होगी। ऑर्डर कितना आएगा 1 प्लस हाफ, ऑर्डर कितना है 3/2। तो प्रेडिक्ट द एक्सप्रेशन व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। अब 3/2 ऑर्डर है, क्या बोला मैंने, ऑर्डर जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है जनता, 3/2 ऑर्डर लग रहा है। तो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास में ऑर्डर है और आपको के की यूनिट निकालनी है तो वो कुछ इस प्रकार होता है, मोल लीटर माइनस 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन यहां पर ऑर्डर है, तो बच्चों यहां पर जब आप ऐसे पुट करोगे मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा आपका मोल हाफ इनवर्स और लीटर हाफ सेकेंड इनवर्स। ये रही सेम आई है, देखो सॉल्व कर लेना, क्लियर बात है। हाउ विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल। अगर Br2 की कंसंट्रेशन में ट्रिपल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3/2, तो जो रेट है वो 3/2 कितने टाइम्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिंपल मैथ्स है।
अगला, व्हाट चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल बी ट्रिपल। अगर H2 की कंसंट्रेशन बदल दूंगा तब क्या होगा, ठीक है, तो H2 की कंसंट्रेशन बदल दोगे तब जाहिर सी बात है जो रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि H2 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में है, कंसंट्रेशन डबल होगी तो रेट भी ट्रिपल होगी। सपोज द रिएक्शन बिटवीन A and B was experimentally found to be first order with respect to both A and B, so the rate equation will be this. Which of these two mechanism is considered with an experimental finding this? तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके रिस्पेक्ट में होगा, तो स्लोएस्ट स्टेप इसके पास में कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, ये रहा स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, A से C प्लस डी दे रहा है, और ये वाला कौन सा है, मैकेनिज्म 2, C से E दे रहा है, ठीक है। Which of the one of the two mechanism is consistent with the experimentally finding data? तो बच्चों जो डाटा फाइंड होगा वो x बराबर कितना होगा, 3, ट्रिपल हो रहा है। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज मैकेनिज्म 2, ठीक है। सेकंड मैकेनिज्म अपन अप्लाई करेंगे, क्यों मेरे भाई, क्योंकि वहां पर देखो स्लोएस्ट स्टेप जा रहा है बाद में, पहले स्लोएस्ट स्टेप होगा तो रिएक्शन अच्छे से नहीं चलती है ना। तो यहां पर मैकेनिज्म 2 ये रहा, वाइल द फर्स्ट मतलब जो सेकंड मैकेनिज्म है उसको आप ज्यादा अच्छे से मान सकते हो, क्योंकि उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप आ रहा है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपके पास में, देखो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, द पीकेबी वैल्यू इज मेजर टू बी, अच्छा पीकेबी वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना, ठीक है। The effect of substituent on the basic strength amines is aqueous solution was determined using titration. The substance X is replaced by CH2 group compound 1 and propylamine or this propylamine 2. जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ये रहा पिपरडीन, क्लियर बात है। सेकंड कंपाउंड वो रहा प्रोपाइलामाइन, ठीक है। चलिए, द एक्सपेरिमेंटल डाटा इज टेबुलेटेड, ये रहा पूरा डाटा, देख लो, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात, ओके। Study above data, the answer of the following question. Plot a graph of electronegativity of substituent versus pKb, clear बात है, value corresponding the substituent of propylamine। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर बात है। तो ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, अगर आप देखते जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बढ़ रही है तो पीकेबी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से देखो ऊपर, ठीक है। चलिए, द पीकेबी वैल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पीकेबी, अच्छा वो पीकेए वैल्यू है, पीकेबी वैल्यू तो बढ़ेगी। तो बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो पीकेबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो पीकेबी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ग्राफ एकदम सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और क्या कह रहा है, और क्या है, क्वेश्चन वाले ने कहा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दिस इज 3.7, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पीकेए वैल्यू ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो कंपाउंड है इसकी एक्सपेक्टेड पीके वैल्यू कितनी होगी, 9.1। क्यों, क्योंकि मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो पीके भी वैल्यू बढ़ेगी, तो पीके जो है वो कम होगा, तो इसलिए कम क्या होगा आपका 9.1, उल्टा चलेगा सब। ये जो मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिलेबस अच्छे से एक बार देख रखा है और उन्हें इन चीजों की नॉलेज है। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो हो सकता है शायद आपको अजीब लगे कि सर क्या बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने अभी सिलेबस अच्छे से थॉरोली रिवाइज नहीं किया है। सैंपल पेपर कब करते हैं, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो एक बार थॉरोली रिवाइज हो या आपको चीजों के बारे में पता हो, ठीक है। चलिए अगला, the pK value of the substituent piperidine formed by substituent X is found to be 8.28. What is the expected electronegativity? तो expected electronegativity क्या होगी, 3.5 होगी। क्यों, क्योंकि उसकी pKa वैल्यू बढ़ रही है, तो pKb वैल्यू कम मतलब 3.5 हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, pKb वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, तो 3.5 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ऐसे ये वाला क्वेश्चन है पीके वैल्यू का, ठीक है दोस्तों, ये तो भी सेम आ गया। चलो सेक्शन ई के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, कि ये 5 मार्क्स का है, तो इसको आपको और अच्छे से देख देख के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भैया, देखो अ पर्पल कलर्ड कंपाउंड ए विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज एज अ ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क, अदर। अब इसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से। 3 कंपाउंड है आपके पास में,
वॉयलेट वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। वॉयलेट वेपर्स इनमें से किस में बनेगी? तो पोटेशियम आयोडाइड जो है उसके अंदर बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आपको I- देगा। डी एंड एफ ब्लॉक से उठाया गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है बच्चों। तो I- जो है वो KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। और उसकी हाफ रिएक्शन में आपको लिखाता भी हूं डी ब्लॉक के अंदर, याद करो इसलिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? द बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व्ड विल एक्सटिंग्विश बर्निंग मैचस्टिक व्हाइल एन इक्वेशन फॉर। बर्निंग मैचस्टिक को ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COH, तो ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाएगा, और ये जो CO2 है ये मैचस्टिक अगर जल रही होगी तो उसको बुझा देगी। ये सारी रिएक्शंस डी एंड एफ ब्लॉक में KMnO4 की हाफ सेल रिएक्शन में मैं करवा चुका हूं। क्लियर बात है? तो टेस्ट ट्यूब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, देख लो। A metal ion Mn+2 of the first transition series having D5 configuration combines with 3 didentate ligands assuming, मतलब पेयरिंग एंड वीक फील्ड लिगेंड है। देखो क्यों? क्योंकि CFSE वैल्यू कम है। क्लियर बात है? वीक फील्ड लिगेंड है तो CFSE वैल्यू कम है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगी? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जाएगी, देखते ही बता दोगे आप लोग, वीक फील्ड लिगेंड है तो। क्लियर बात है? CFT डायग्राम मैंने आपको बताई दिया है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगी इसकी? sp3d2 चली जाएगी। डायग्राम आप सबको पता ही है, D5 का कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म देगा? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दे सकता है। क्लियर है दोस्तों? फटाफट करके बता दो। क्लियर है? चलिए अगला, ऐसे यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई ABCDEF। ये तो ABCD काउंट कर ली भैया इसने। फॉलोइंग टेबल, राइट द आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाई K2Cr2O7 विद H2S। ये तो कर ही लोगे, H2S और FeSO4। पहले सेकंड क्वेश्चन बता देता हूं क्योंकि ये डी ब्लॉक से उठाएगा क्वेश्चन है। ये दोनों रिएक्शंस तो भैया रनिंग क्लास में समझाई हुई है आपको। हाफ रिएक्शन से मैंने फुल रिएक्शन करनी बताई थी, तो आपको इस बार फुल रिएक्शन लिखनी है। अगला ए, यहां पर देखो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है तो ये हो जाएगा CO+2। क्यों? यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर देख लेना। बी कहां है? ये रहा। अब CO+2 के अंदर आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेना, तो वो कितने आएंगे? 3, तो 3 आ जाएंगे, है ना। सी पार्ट कहां है? ये रहा। हाइब्रिडाइजेशन तो निकालनी पड़ेगी इस कंपाउंड की आपको, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बच्चों, वो कितनी आएगी? D2sp3 आएगी। तो यहां पर जो आंसर है वो आएगा D2sp3 और D। अब यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, तो D भी हो गया। फिर क्या है? E, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी पड़ेगी, हालांकि ये तो रनिंग क्लास का क्वेश्चन है। तो NiCO4 की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है बच्चों, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है? sp3 ही आती है, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चली जाएगी ऐसे, ठीक है। ये देख लो, क्लियर बात है। गिव अ रीजन ऑफ द फॉलोइंग। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटाइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। हाँ तो सही बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर एसिटाइल क्लोराइड में एसिड जो है वो बाहर निकलता है, HCl फॉर्म होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसकी रिएक्शन पिरिडीन के साथ में करते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखा है, डार्जन में भी लिखा था कि पिरिडीन एक बेस की तरह काम करता है, तो जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल करते हैं। क्रिसोल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। सही बात है यार, क्रिसोल जो है उसके अंदर तो CH3 ग्रुप है, तो ये तो इसकी एसिडिटी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बोले तो EDG है। विलियमसन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सही कहा, ठीक है, बिल्कुल यूज होता है विलियमसन प्रोसेस, ठीक है। विलियमसन रिएक्शन आप लोग करके बता सकते हो, ये रही विलियमसन रिएक्शन, ठीक है। और बोलो सी, कन्वर्ट टोलुइन को 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो पहले तो टोलुइन के बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करो, और बेंजोइक एसिड का फिर नाइट्रेशन करा दोगे। तो बेंजोइक एसिड एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो बच्चों अगर एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो यहां पर इसको चिपका देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका जो आपको चाहिए 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजीन को मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, तो पहले बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करो, इसका एसिटाइलेशन करो तो मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बात है दोस्तों? देख लो एक बार इसको अच्छे से, फटाफट देख लो इसको एक बार अच्छे से। क्लियर है? चलिए अगला, ऐसे यहां पर एक और दिया है इसने 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिड एसिड विच वन विल गिव HVZ। बच्चों HVZ मतलब हेल-वोलार्ड ज़ेलेनेस की रिएक्शन, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अल्फा H होना। अगर आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन है तब ये HVZ रिएक्शन कर सकते हो, वरना आप HVZ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो फॉर्मिक एसिड HVZ रिएक्शन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एसिटिक एसिड देगा HVZ रिएक्शन, बोले तो हेल-वोलार्ड ज़ेलेनेस की रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो ये तो मैंने यहां पर आपको बता दिया है, देख लो कि उसके पास अल्फा पोजीशन पर है नहीं। ठीक है, अगला, अल्कोहल्स आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर, अरेंज द वेरियस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, गिव अ रीजन फॉर द सेम। ठीक है, तो अल्कोहल्स कम एसिडिक होते हैं पानी से, क्यों? क्योंकि अल्कोहल के पास तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो डोनेट करता है तो एसिडिटी कम कर देगा। क्लियर बात है? और ब्यूटेनॉल के अलग अलग आइसोमर आप जब अरेंज करोगे तो ये आपको पता है कि जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक हो, नहीं सॉरी 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होगा। तो उसी में मैंने अरेंज किया है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्यूटेनॉल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, an organic compound A which is a Grignard reagent is used to obtain 2-methyl-butane-2-ol। ओके, अब 2-methyl-butane-2-ol मिल रहा है on reaction with carbonyl compound। बच्चों अगर आप देखें तो यहां पर आपको 3 डिग्री मिल रहा है, तो 3 डिग्री मिल रहा है ये कंपाउंड, इसका मतलब जो कंपाउंड है वो पक्का कीटोन होगा, क्योंकि मिथेनॉल की रिएक्शन जीआर के साथ करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, अदर एल्डिहाइड की जीआर के साथ में रिएक्शन करते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल कब मिलता है? जब जीआर की रिएक्शन अपन कीटोन के साथ में करते हैं। तो ये तो बात डन हो गई कि वो कीटोन का मामला है। ठीक है, देख लो ब्यूटेन 2 ऑन है, मिथाइल के साथ जीआर के साथ में रिएक्शन करेगा, ये फॉर्म होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, एन एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी टू स्टडी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ दे रखा है। Of AlNO3 whole thrice 1 m aqueous solution of glucose were taken from the given figure. Solution 1 and solution 2 give a possible reason for the following. The osmotic pressure of the solution of cane sugar was found to be 2.46 atm at 3. Calculate osmotic pressure at the same temperature. How can the osmotic pressure of the given cane sugar be decreased without changing its volume? Give a reason for this explanation. ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ था, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें अगर आप देखें तो AlNO3 होल थ्राइस, इसका I की वैल्यू ज्यादा आती है क्योंकि ज्यादा आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है, तो उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ग्लूकोज टूटता ही नहीं है तो इसके I की वैल्यू 1 होगी, तो इसका इसलिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब ऐसे ही 2.46 के लिए वॉल्यूम चेंज नहीं करनी है, या वॉल्यूम 5 टाइम्स करनी थी, शायद उसने ऐसा बोला था, है ना? तो पाई 1 अपॉन पाई 2 2.416 n अपॉन वी n अपॉन 5v, जब इससे पाई 2 निकालोगे तो आपके पास में 0.528 आ जाएगा आंसर। क्लियर बात है दोस्तों? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। व्हाइल गिविंग ए इंटरवेनियस इंजेक्शन टू द पेशेंट्स द डॉक्टर टेक utmost care of the concentration of the solution. Why is it necessary to check the concentration? है ना? तो जाहिर सी बात है कंसेंट्रेशन तो चेक करोगे, ज्यादा मात्रा में चला जाएगा तो उसको या तो हाइपो ऑस्मोसिस से और हाइपर ऑस्मोसिस के कारण उसके सेल्स फूट जाएंगे। क्लियर बात है? अ सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज टेकन, अच्छा ये तो न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा से आप आई की वैल्यू निकालोगे, आई की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास में मोलर मास आ जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, अब ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है,
तो यहां पर आपका मैंने पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया है। ये बहुत ही बढ़िया सैंपल पेपर मैं कहूंगा सीबीएसई ने पब्लिश किया है, जहां पर अप्रोचेबल थ्योरी उन्होंने ज्यादा पुट करी है। तो बच्चों आप लोगों के लिए हम लोग एक सैंपल पेपर की सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, वो और भी बहुत सारे सैंपल पेपर्स आएंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।